जी, सबसे पहले तो मैं इस दुखद हादसे पर अपना दुख प्रकट करना चाहूँगा और ये बड़े खेद की बात है कि हमने हमारे वीर रणबांकुरे खोए हैं। उसके साथ साथ उनके परिवार वालों से भी आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि वो अपनी हिम्मत बटोरें, क्योंकि ये बहुत बड़ी उनकी क्षति है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि ऑपरेशन ऑल आउट, मेरा ये मानना है कि देखिए, ये उग्रवाद एक कोई नई लड़ाई नहीं है। भारत इससे कई वर्षों से 30 वर्षों से ज़्यादा जूझ रहा है और जिस प्रकार के कारण किस तरह ये आगे बढ़ा, यकीनन पिछले कुछ वर्षों में इसमें कमी आई है। ऑपरेशन ऑल आउट के कारण इसमें हमारे सैनिकों को सफलता मिली है। हाँ, जरूर है कि अब रणनीति बदल दी है उग्रवादियों ने, आईएसआई ने, देश के दुश्मनों ने, और देश के वो दुश्मन जो देश के अंदर रह करके भी देश के खिलाफ काम करते हैं, सबकी रणनीति बदल चुकी है। ये जो हादसा हुआ है, कल आप सब गवाह हैं इस बात के कि ये हमारे एक राष्ट्रीय राइफल यूनिट के ऑपरेशन चल रहा था और उस ऑपरेशन के ब्रेक के बाद जब वापस खबर मिली तो जो ये हमला जो जिस प्रकार से हमारा नुकसान किया है उग्रवादियों ने, वो बहुत एक बदली हुई रणनीति के तहत किया है। और उग्रवाद के दौर में इस तरह की गलतियां उग्रवादी जब प्रेशर में आते करते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे इस चीज का ऊपर, मैं मानता हूं सैनिक होने के नाते, हमें हमारी रणनीति में ध्यान रखना पड़ेगा और दबाव इससे भी कहीं ज्यादा बनाना पड़ेगा। पर एक बात है कर्नल देवानंद जी, कि जो लोग दिखाया गया था, एक सपना दिखाया था कि कश्मीर एक बार फिर से जन्नत होगी, जिसमें सब सुरक्षित होंगे, जिसमें कश्मीरी मैं इस आंकड़े को बड़ा कर देता हूं। मैं 30 सालों का आंकड़ा दिखाता हूं, अटल सरकार से लेकर मनमोहन सरकार से लेकर मोदी सरकार तक। चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि अटल सरकार के दौरान क्या कुछ आंकड़ा था और वहां से आगे कैसे बढ़ा। देखिए, अटल सरकार के दौरान 18,106 आतंकी घटनाएं हुई 1999 से 2003 के बीच में। हमारे 2,058 जवान शहीद हुए, जबकि 9,186 आतंकी मारे गए हैं 1999 से लेकर 2003 के बीच में। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में क्या हुआ, जरा यह भी देखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2013 के बीच में रही। उस दौरान आतंकी घटनाएं हुई 9,739, हमारे 1,055 जवान शहीद हो गए और 4,005 आतंकी मारे गए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो 2014 से सरकार चल रही है, उससे लेकर अभी तक क्या आंकड़ा है, जरा देखिए। आतंकी घटनाएं हुई हैं 3,017। यकीनन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह या अटल सरकार से इसको कंपेयर करेंगे तो यह काफी कम है, या कहें कि सिर्फ 30% के आसपास है। वहीं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो 555 के आसपास है। हालांकि हमारे लिए एक जवान भी अगर शहीद होता है तो वो लाख के बराबर है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से यह भी आंकड़ा काफी कम है। वहीं अगर बात करें मारे गए आतंकी, तो 1570 आतंकी मारे गए हैं। कर्नल अनुपम जेटली साहब, एक के बदले 3 आतंकी मारे जा रहे हैं। यह बीते 9 सालों का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं कि हमारा एक जवान 10 करोड़ आतंकियों के बराबर है। उसको मैं ऐसे नहीं तोल सकता कि 3 आतंकी मर गए तो चलिए एक जवान हमारा भी शहीद हो गया। जवानों को शहीद आतंकियों से लड़ते हुए तो नहीं कर सकते सर। बिल्कुल सही कहा विजेंद्र आपने। जो आपने आंकड़े दिए हैं बिल्कुल वास्तविक है, मगर इसको और थोड़ा नैरो और संकुचित करें। 6 अगस्त 2019 जब से 370 लगाया मोदी सरकार ने हटाया है जी, तब से अगर आप देखें तो कुल 4 साल 1 महीने में 125 टेररिस्ट घटनाएं हुई हैं, जो कि बहुत है। जब 30-35 साल की इंसर्जेंसी को हम डील करते हैं तो वो धीरे 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 खत्म होने की तरफ बढ़ती है। किसी भी बीमारी को खत्म होने में समय लगता है और ये देश सही दिशा में जा रहा है। सर बीमारी अभी तक तो बाहर पे सियासत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। ऐसे मार्मिक मुद्दे पे कल भारतीय जनता पार्टी 2 मिनट का मौन रखती थी, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रख सकती थी, प्रधानमंत्री जी अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते थे, लेकिन उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरीके से गुलाब के फूल भरे हुए, जिस तरह से गुलाब के फूलों से वो स्वयं लदे हुए, उनको देश की उस वक्त बिल्कुल चिंता नहीं थी। देवानंद जी, देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं, कर्नल जेटली साहब को हमने सुना और वो जिस प्रकार से एक सैनिक होने के नाते ये बता रहे हैं कि बहुत कमी आई है और देश के अंदर बैठे जो देश के दुश्मन हैं उन्हीं से मुकाबला करने का समय है और वो कठिन परिस्थिति है। मैं इतना ही बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने
जिस प्रकार से भारतीय सैनिक सेना को एक तरीके से ऑपरेशंस करने के लिए इंडिपेंडेंस दे रखी है, वो एक अच्छा कदम है। और उसी के फलस्वरूप आज देखने में आया कि सेना अपने जिस प्रकार से ऑपरेशन करती है, ये दुखद बात है। सैनिकों का बलिदान होना दुखद है। आपने सही कहा विजेंद्र जी की एक सैनिक भी उसकी आप गिनती नहीं कर सकते, लेकिन मां भारती के लिए अगर वो किसी परिस्थिति में हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि बीजेपी सरकार, मोदी जी और हमारे सारा तंत्र, पूरा देश लगा हुआ है कि किस प्रकार से हम हमारे एक भी सैनिक का बलिदान ना होने दें। और रही बात यहां जिस प्रकार से कर्नल हमारे साथ कर्नल साहब बता रहे थे, वो जो बात बताना चाह रहे हैं, उस बात पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि जब देश किसी भी एक परिस्थिति में होता है, उस समय देश को जो अंदर ताकतें हैं, आपने सही कहा कश्मीर के अंदर, ये पहले देशवासियों को एक चीज और बता दूं, अभी कोई नया समय नहीं है। लोकल टेररिस्ट 90s में भी होते थे, 2000 के दौर में भी होते थे। मैं खुद सैन्य अधिकारी रहा हूं और मैं जानता हूं 1990 से लेकर के कि लोकल रहते थे। पर अब जो स्थिति आई है, अब बाहर वालों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। भारतीय सेना हमारी जो फेंस के ऊपर लगे हुए 35A का एक बड़ा साइड इफेक्ट था कर्नल साहब ये कि भाई पाकिस्तान से कोई भी लड़का आके कश्मीर के लड़के से शादी करके वहां रह सकता था, अब वो बंद वहां की नागरिकता ले सकता था, बिल्कुल। और वो फिर आतंक करता था, और उस आतंक का असर ये होता था कि वहां इमोशंस कैरी होते थे। क्या आपको लग रहा है जो 35A हटा, उसका भी असर है कि अब आतंकवादी समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है, इसलिए लोकल को वहां इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए साहब, थोड़ा इसको हम और नजरिए से समझें तो उग्रवाद की जड़ कहां है? ये हमारे दुश्मनों के पास है। दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। 71 के युद्ध के बाद जब उन्होंने देख लिया कि भारत से हम नॉर्मल युद्ध में नहीं जीत सकते, तो उनके जो जनरल जियाउल हक साहब थे, उन्होंने एक ऑपरेशन टोपैक चलाया। उस टॉपिक का मतलब यही था कि भारत के विभिन्न राज्यों में अपने जासूस तैयार करें, नागरिकों को जो गुमराह हैं उनको तैयार करें, और इस तरह करके देश के अंदर अंदरूनी सपोर्ट पैदा करके, अब वो बहुत बड़ा मुद्दा है, अब देश उससे आगे बढ़ चुका है। आज यही है कि जो गिने चुने जो लोग देश के अंदर देश का मनोबल गिराने का काम करते हैं, देश के अंदर रह करके सैनिकों का मनोबल गिराने का काम करते हैं, इससे बुरा और क्या होगा सर कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और मेरी रूह कांप रही है सोचकर कि हमारा एक जवान लापता है। हमने सौरभ कालिया के साथ क्या हुआ हमने देखा है, और इन आतंकियों का कोई धर्म तो होता नहीं है, या कहीं कि जिस अंदाज में करते हैं वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं। अनुपम जेटली जी, अपने ही देश के अंदर अपना ही एक जवान लापता है सर, और 24 घंटे से लापता है। ये गंभीर समस्या नहीं है सर? देखिए, ये समस्या गंभीर है, मगर ये आम तौर पर लड़ाइयों में अक्सर देखा जाता है। हमें ये देखना है कि आतंकवाद एक लड़ाई है, इसको अनकन्वेंशनल एक वॉर कहते हैं, और युद्ध में ये होगा। कितना कम कर सकते हैं, ये एक सभ्य और एक बड़ी ट्रेंड फौज के हाथ में होता है, जो कि हम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ऐसे कितने वाकये हैं जहां फौज का एक जवान आतंकवाद में लापता हुआ, बहुत रेयरली, और फौज इसके लिए तैयार है कि ऐसा हो सकता है और उसको जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। ये लड़ाई की एक तरीके हैं जो कि दुश्मन भी मैं ये तो मान लूं कि भाई वो बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर लोकल लोगों को वहां आतंकवादी बनाया जा रहा है, तो मैं यहां तक तो चलो एक बार मान लूंगा कि उनको कुछ ना कुछ कहकर इस रास्ते पर लाया जा रहा होगा, लेकिन सर हथियार तो बॉर्डर पार से ही आ रहे होंगे, या आप ये कह रहे हैं कि हथियार भी देश के अंदर से ही उनको मिल रहे हैं? नहीं, हथियार जो है वो बाहर से आ रहे हैं, हथियार नेपाल के रास्ते से आ रहे हैं, हथियार जमीनों के और रास्तों से आ रहे हैं। तो सर ये आपको पता है, बाकियों को नहीं पता? ये हथियारों को रोका क्यों नहीं जा रहा आने से? सबको पता है, मगर हजारों किलोमीटर लंबी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर आप चप्पे चप्पे पर 24 घंटे निगरानी रखने के बावजूद भी पहाड़ियों में वैलियां, दर्रे और बहते हुए नदी नाले इतने हैं कि उनके साथ 10 में से अगर एक भी घुसपैठ सफल हो गई तो कुछ हथियार, कुछ असले इनके पास पहुंचेंगे जी। हम कितने 90, 95, 96 कितने प्रतिशत
घुसपैठ को रोक पाते हैं, वो हमारे काबिले तारीफ है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये सिस्टम पाकिस्तान का खत्म होता जा रहा है। ठीक है। एक तो पाकिस्तान खुद बहुत ठीक है बुरी राजकुमार हालत शर्मा में जी, है। क्योंकि मैं सुबह से बयान सुन रहा हूं उन नेताओं के जो कश्मीर में एक अलग तरीके की सियासत करते हैं, वह भी ये राग अलाप रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं कर रहा कि 370 हटा दी जाए। भाई पाकिस्तान का राग अलापना क्या वहां के नेता छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? और अगर वो यही राग अलापते रहेंगे तो कांग्रेस उनका दामन छोड़ेगी या उनको पकड़कर ही बैठी रहेगी? देखिए विजेंद्र जी, देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने में कांग्रेस पार्टी किसी भी संगठन के साथ नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए देश जरूरी है। हम चाहते हैं कश्मीर में सुरक्षा बढ़े, हम चाहते हैं हमारा देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहे, हमारी देश की जितनी भी बॉर्डर्स है सब सुरक्षित रहे। मैं दूसरी बात एक बात और कहना चाहता हूं कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमारा एक सैनिक अभी तक लापता है विजेंद्र जी, उसका पता नहीं है। उससे पहले पिछली बार जब हमला हुआ था तो 300 किलो RDX कहां से आया था विजेंद्र जी? आज तक भारतीय जनता पार्टी और हमारी सेना जवाब नहीं दे पाई है। हम सेना की तारीफ करते हैं, बुराई कभी नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव में आकर ये सब खेल चल रहा है, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ गया है। भाई इनडायरेक्टली सबूत ही मांगा है आपने भी। तो 300 किलो RDX कहां है विजेंद्र जी? तो बताए कहां से आ गया था वहां पे जो इतना बड़ा हमला हो गया था? देखिए, मैं एक सैनिक होने के नाते 300 किलो मैं सैनिक होने के नाते मेरे से पहले हमारे सीनियर कर्नल जेटली साहब ने बहुत क्लियर तरीके से बताया, मैं उनसे सहमत हूं। मैं इतना भी देश को बता सकता हूं कि मैं एक उस पैदल सेना का मैं कमांडर था जहां पर ये इस तरह की हमारी युद्ध किया करते थे। बड़ी दुखद बात है कि एक सैनिक अभी लापता है, पर जेटली साहब ने खुद ने, हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने खुद ने बताया है कि युद्ध की स्थिति में बहुत परिस्थितियां होती हैं। इस समय एक ही बात है, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी द्वारा या भारत की सरकार द्वारा सेना के ऑपरेशंस में इंटरनल में न पहले दखल कोई दे सकता था न कोई आज दे सकता है। और अभी तो मोदी जी की सरकार है जो कहती है सेना अपना काम करे, हमें जो मदद चाहिए बताओ। तो मैं ये मानता हूं भारतीय जो सैनिक कमांडर है, आप सोचिए उनके जो CO हैं उनका उसमें बलिदान हो चुका है, और उसके बाद एक मेजर साहब है उनका बलिदान हो चुका है। तो ये जो सेना की अंदरूनी टेक्टिकल नॉलेज है, इसके ऊपर डिबेट करना वो आपका अधिकार हो सकता है, पर सेना के काम में मैं ये मानता हूं उनके सेना के प्रवक्ता को आने दो, वो इस पे जवाब देंगे तो बेहतर होगा।